नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश अध्याय 11। अपने पतली झिल्ली अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी, इंजन, अग्रदीपों में आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार इस टार्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पर एयरपोर्ट के टावर पर सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? सरल प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बूझों ने कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो ज्वाला की एक और पहले से सीधी पाइप से और फिर मुड़े पाइप की ओर देखा था। 11.2 बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाता था? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप यह जानते हैं कि प्रकाश किसी पालिशदार किए हुए चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा में परावर्तित करने की एक विधि यह है कि किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेटलेस अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल के पेड़ों की छाया इमारतों का परावर्तन देखा है? 11.3 कोई भी पालिशदार किया हुआ अथवा चमकदार दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परावर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टार्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित किया था? क्रियाकलाप 11.1 एक टार्च लीजिए। इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाए गए अनुसार काले रंग से चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसे 3 पतली झिर्रियों से बनी हो लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाएं। चार्ट पेपर का समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। 11.5 अब टार्च को झिर्रियों से निकालने वाले प्रकाश के किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टार्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे और चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब स्थिति इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टार्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब चार्ट को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण का प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परिवर्तित प्रकाश की दिशा को कोई परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टार्च की लगी झिर्रियाँ दिखाई देती हैं या झिर्रियों का प्रतिबिंब? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किसी प्रकाश परिवर्तित होता है। आइए दर्पणों को बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उसके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। 11.2 एक सरल दर्पण के सामने एक जली हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लो को दर्पण के सामने प्रयत्न कीजिए। एक ऐसा प्रतीत है जैसा कि इस प्रकार एक मोमबत्ती की दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो प्रतीत होती है दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी प्रतिबिंब वस्तु का उदाहरण है। अगर मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखें तो उसकी अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है अथवा बिंब की लो से भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही हैं? इस प्रकार प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा
बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण को सीधा तथा बिंब के समान अमाप साइज का दिखाई देता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्रकाश प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं किया जा सकता है। प्रतिबिंब से दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप करें। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर रखा है जितनी दूरी पर दर्पण बिंब की दूरी पर होती है। अब इससे पुष्टि चार्ट पेपर पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख कीजिए, दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है। क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप दर्पण को उसके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? आइए इसे ज्ञात करें। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ उठाकर ऊपर उठाता है? आप अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। अपने प्रतिबिंब के हाथ आपके जिस कान को स्पर्श करता है ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई दे पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। बोझों ने सड़क पर रोगी वाहक एम्बुलेंस देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे वाले शब्दों में एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा था। गोलीय दर्पण से खेल। पहली तथा बोझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बोझों ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसे अपना प्रतिबिंब देखने लगा। अरे, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। मेरा प्रतिबिंब सीधा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पिछले वाले पृष्ठ पर उपयोग करते हुए देखा। पहली ने कहा, बोझो इधर देखो, मैं अपना सीधा प्रतिबिंब कैसे देख सकता हूँ? यद्यपि यह साइज में छोटा है, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। क्रियाकलाप 11.5। चम्मच का वक्रता चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रवर्ती दर्पण का एक सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि उसका बाहरी परत उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बने पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं क्या अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी यही है। एक उत्तल दर्पण लीजिए। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण के परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु न प्राप्त हो जाए। दर्पण पर एक कागज शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट पर बना है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए किसी क्रियाकलाप 11.2 समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो को प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करें। 11.7 अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए गए अनुसार मेज पर रखें। स्टैंड स्थिर कर उपयोग किया जा सकता है।
गत्ते की सीट पर एक सफ़ेद कागज़ चिपकाएं। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर दूर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण के पीछे और दर्पण के दूर तक समय तक सरकाइए जब तक कि वह लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए मोमबत्ती दर्पण पर पकड़े वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न जाए। क्या प्रतिबिंब वास्तव में है आभासी है? इसका साइज लो जितना ही है। अगर मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तो इससे अलग अलग दूरियों से प्रकाश पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। 11.1 अंकित कीजिए। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब साइज बिंब में छोटा सा बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग उनके प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः अपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक, गले निरीक्षण करते हुए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया करते हैं। टार्च कार स्कूटर अदीप्त परावर्तक पृष्ठ की आकृति की अवतल हैं। बोजो ने अपनी नई साइकिल में की घड़ी में चमकदार पृष्ठ पर अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा साइज में छोटा। उत्सुकता से क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? क्रियाकलाप 11.8 11.7 अब अवतल दर्पण को स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। 11.19 अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 11.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप बिंब के बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप वाहनों के पास हो दर्पण में उपयोग किया जाने वाला दर्पणों को पहचान सकते हैं? क्या उत्तल दर्पण है? उत्तल दर्पण से अधिक क्षेत्रों की दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः यह चालकों को पीछे अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहन को देखने के लिए सहायता करता है। 11.20 लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। अपने आवर्धक लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। 11.21 संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच तथा केंचुए के शरीर को भाग देखने के लिए किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीनों तथा सूक्ष्मदर्शियों को में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, इसे स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर पा सकते हैं? वह लेंस जो किनारों पर अपेक्षाकृत मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। किनारों पर बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। क्रियाकलाप 11.9 एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों से मार्ग में रखिए। 11.23 में दर्शाए गए अनुसार कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागज के बीच की दूरी उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? अब उत्तल लेंस का अवतल लेंसों से बदल लीजिए। क्या आप भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्रियाकलाप 11.10 एक उत्तल लेंस लीजिए, इसे मेज पर रखें, स्टैंड पर लगाएं जैसा कि आपने अवतल दर्पण से किया था। मेज पे एक जलती हुई मोमबत्ती के लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए। 11.25 लेंस को दूसरी ओर कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करना प्रयास कीजिए। आपको पर्दे पर को लेंस
की ओर दूर ले जाना होगा, जैसे कि आपको लोग द्वारा स्पष्ट तेज प्रतिबिंब प्राप्त हो। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यह वास्तविक है या आभासी? सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान दिया होगा कि प्रायः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के रूप में होता है। इंद्रधनुष आकाश के अनेक रंगों में एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। चित्र 11.28। इंद्रधनुष कितने वर्णक रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्णक होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की सीढ़ी से परावर्तित करते हैं तो अपने अन्य वर्णों में दिखाई देते हैं। 11.29। क्रियाकलाप 11.11। कांच की एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे में खिड़की से छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश पर पतला किरण पुंज लीजिए। एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश के सफ़ेद कागज की एक शीट पर अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या आप देखते हैं? क्या आप इंद्रधनुष जैसे वर्णक यहाँ भी देख पाते हैं? यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्णक विद्यमान हैं। ऐसे में प्रकाश के श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचान करने का प्रयत्न कीजिए। इसके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। 11.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ती वृत्ताकार डिस्क लीजिए। डिस्क को 7 खंडों में बांट दीजिए। 11.31 से दर्शाए गए अनुसार खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों में पेंट कीजिए। आप इन खंडों को विभिन्न वर्णों की कागज की चिपका दीजिए। डिस्क के केंद्र में एक छोटा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन की रिफिल के नोक पर ढीले से लगाइए और सुनिश्चित कीजिए डिस्क स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क पर तेजी से धूप पड़े, वर्ण आपस में कितने मिलते हैं? श्वेत रंग प्रतीत होता है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। सातों वर्णों वाला लट्टू। प्रमुख शब्द। कृपया ध्यान दें शब्दों पर। आपने क्या सीखा? अभ्यास।